हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला में। चलिए आज देख लेते हैं मादा जनन तंत्र को, जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अन्य वीडियो को लेकर के आऊँ। तो मादा जनन तंत्र, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था नर जनन तंत्र के बारे में, जिसमें हमने नर जनन तंत्र को कवर किया हुआ था। आज देखते हैं मादा जनन तंत्र को। तो ये मादा जनन तंत्र मादा यानी कि स्त्रियों में पाया जाता है। यह जनन तंत्र स्त्रियों के श्रोणि भाग में स्थित होता है और इस तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननांग एवं स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां इसमें शामिल है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यह शेप जो कट किया हुआ शेप पे दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से दिखाई देता है मादा जनन तंत्र। और यदि फ्रंट पेयर की बात करें सामने से, तो सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये रहा मादा जनन तंत्र, जिसमें कुछ प्रमुख नाम बताया गया, प्रमुख अंगों के बारे में बात की गई, जिसमें कि अंडाशय। तो ये हमारा हिस्सा अंडाशय का होता है। अंडाशय के बाद में ये अंडवाहिनी, और इसके बाद में ये एरिया जो होता है इसे गर्भाशय कहते हैं। योनि का भाग होता है, योनि है। और योनि के बाद में जो कुछ बाह्य जनन अंग होते हैं, जिसमें कि जैसे हायमन हो गया, लघु भगोष्ठ हो गया, दीर्घ भगोष्ठ हो गया, वाक्सेप हो गया। तो ये सब जो होते हैं यह बाह्य जनन अंग होते हैं। एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय से। ओवरी या अंडाशय मानव मादा में उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणि गुहा के दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक अंडाशय स्थिर रहते हैं और प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है, जो पेरिटोनियम झिल्ली मेसोवेरियम द्वारा ऊपर के पृष्ठीय दीवार से सटा रहता है। ये एक तरीके से जो संरचना है, ये जो बात की जा रही है, यानी कि पेरिटोनियम झिल्ली ऊपर से दिखाई देने वाली संरचना का नाम है, और मेसोवेरियम द्वारा पृष्ठीय दीवार से सटा रहता है। इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना, यानी कि इसमें अंडाणु का या ओवम का निर्माण होता है या अंड का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। एक परत यानी कि संयोजी ऊतक से बनी हुई एक परत ट्यूनिजिका अल्बुजिनिया से आच्छादित यानी कि ढका रहता है। इसमें जनन एपिथेलियम का एक परत होता है, जिसमें कोशिका के अंडाणु विकसित होते हैं। ये देखिए जो अंडाशय के अंदर की बात की जा रही है कि अंडाशय जो है उस संयोजिक ऊतक से बना हुआ होता है और इसमें एपिथेलियम का एक परत होता है। इसके कोशिका में ही अंडाणु विकसित होते हैं। आंतरिक भाग को स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर यानी कि वही जनन कोशिकाएं या एपिथेलियम होती है, जिसमें कि कोशिका पुटक का निर्माण करते हैं और इसके एक कोशिका बड़ी होकर के अंड कोशिका बनाती है और फिर ग्रेन्युलोसा कोशिका से घिर करके प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फोलिकल का निर्माण करते हैं और पुटक कोशिकाएं विभाजित होती हैं और दो स्तरों में अंड कोशिका को घेर करके द्वितीयक पुटक बनाती है। अंड या ओवम को घेरे एक अकोशिकीय परत रहती है, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस परत के बाहर अरीय रूप में लंबी लंबी पुटक कोशिकाएं होती हैं, इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। परिपक्व पुटक को ग्राफी पुटक कहते हैं, जो अंडाशय के बाहरी स्तर के निकट खिसक आता है और अंड कोशिका के निकलने के बाद ग्राफी पुटक के एक पीले रंग की रचना बनती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। एक वयस्क स्त्री के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख पुटक उपस्थित होते हैं, लेकिन स्त्री के संपूर्ण जनन काल में अधिकांश पुटक नष्ट होकर के स्ट्रोमा के रूप में ऊतक में मिल जाता है। अंडाशय में अंडाणु को बाहर निकलने की क्रिया को ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग प्रति 28 दिन पर लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक होता रहता है। एक स्त्री अपने जनन काल में लगभग 450 अंडाणु का निर्माण करती है। अब देखो, ये तो थी बात थ्योरेटिकल समझने की। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, अंडाशय एक एरिया होता है जिसमें कि अंडाणु का निर्माण होता है।
अब इस एरिया में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं खाई एरिया कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे ये जो भाग होता है इसी में अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे कि पुटक कहते हैं, और पुटक से ही अंडाणु का निर्माण होता है। ये सिंपल सी एक बात है जो कि साइंटिफिक रूप से लिखी गई है। तो जब यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है तो इसमें कह रहा है कि जब एक अंडाणु तैयार होता है, एक ओवम तैयार होता है, तो यहाँ से निकल करके यह बाहर यूटेरस यानी कि गर्भाशय की तरफ में आता है। तो इसी प्रक्रिया को जो वहां से यानी कि ये अंडाशय से निकल करके बाहर आने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो 28 दिन की होती है। ये एक अप्रॉक्स मानक है, कुछ में 28 और कुछ में कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मानक तौर पे 28 से माना गया है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है जनन तंत्र का, वो होता है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे बात की जाए, ये जो होता है ये अंडाशय होता है, तो अंडाशय को यूटेरस से जोड़ने का जो कार्य करती है वो करती है अंडवाहिनियां। तो एक नलिका समान संरचना होती है, इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा अंडाशय से, यानी कि एक सिरा आप देख सकते हैं इधर ये फिगर में कि अंडाशय से जुड़ा हुआ है और दूसरा यूटेरस से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक अंडवाहिनी के शीर्ष भाग में उंगलियों के समान झालदार रचना होती है जिसे फ्रिम्बी कहते हैं। ये ऊपर देख सकते हो जो ये गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे फ्रिम्बी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलती है तब फ्रिम्बी द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंडवाहिनियों की गुहा में पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ अंडवाहिनियों की इससे जब पकड़ लिया जाता है तो इसके बाद में ये अंडवाहिनियों में पहुंच जाता है और यहाँ से गर्भाशय की ओर आगे बढ़ता है। यानी कि इस नली के सहारे ये सीधा आगे यहाँ ये एरिया जो होता है इसे गर्भाशय कहते हैं, यहाँ तक ये पहुंचता है। अंड निषेचन फैलोपियन ट्यूब नलिका में ही होता है। यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो यह गर्भाशय से होकर के योनि में ऋतुस्राव के समय योनि से बाहर निकल जाता है। देखो क्या होता है कि ये प्रक्रिया हर मंथ में चलने वाली होती है, एक मादा में हर महीने में चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में एक अंडाणु जब निकल करके यूटेरस की तरफ में बढ़ता है तो यदि मेल का स्पर्म उससे टकराता है और निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो यूटेरस में आकर के एक एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण का रूप ले लेता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं हो पाता यानी कि मेल का स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, देन ये क्या होता है कि ये ऋतुस्राव यानी कि ऋतुस्राव का मतलब होता है पीरियड्स के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे यह बाहर निकल सकता है। प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार मांसल संकुचनशील एवं इसके आंतरिक सतह पर शिलिया होती है जो अंडाणु को आगे बढ़ने में सहायता देती है और अंडवाहिनियों से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचती है। ठीक है, तो ये इसकी जो दीवार होती है ये मांसल संकुचनशील यानी कि थोड़ा सा फैलने वाली या आसानी से फैल जाए, और आंतरिक सतह पर शिलिया, शिलिया एक तरीके से ये फिसलन भरी वो होता है जिससे कि ये फिसल करके अंडाणु जो होते हैं वो यूटेरस यानी कि गर्भाशय तक पहुंच पाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूटेरस की यानी कि गर्भाशय की। तो ये मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में एक थैली के समान पेशी रचना होती है जिसे गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं। ये एरिया जो दिख रहा है इस फिगर में ये यूटेरस कहलाता है। सामने से देखने पर यह नाशपाती के आकार का दिखाई पड़ता है। इसके ऊपरी भाग को मुख्य भाग तथा निचले भाग को निचला भाग जो होता है वो सकरा होता है, इसे ग्रीवा कहते हैं या सर्वाइक्स कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति पेशी मोटी होती है। भित्ति का मतलब इसके किनारे किनारे का जो एरिया होता है यू मीन ऐसे समझ सकते हैं खा दीवार। और भित्ति के आंतरिक स्तर को म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं और जो सर्वेक्स के नीचे योनि में खुला रहता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन अंडे को परिवर्तन काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर के शिशु के रूप में जन्म न ले ले आश्रय में भोजन प्रदान करना होता है। देखो मेनली दो चीजें इसमें याद रखनी है कि एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जो अंडा निषेचित होता है उस निषेचित अंडे को अपने पास में रखना या इसके बीच में रखना और इसको आश्रय एवं पोषण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है, एक ये स्थित कहाँ पे होता है, दूसरा इसका जो संरचना होती है जो रचना होती है वो किन चीजों से बनी होती है, और तीसरी बात तो ये कि इसमें इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ये तीन चीजें इसमें याद रखनी है।
नेक्स्ट हम बात करें तो वेजाइना यानी कि योनि की यह एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशी नली होती है जिसके सामने मूत्राशय तथा पीछे मलाशय स्थित होता है। यह योनि बाहर छिद्र द्वारा खुलती है जिससे भाग या वाल्वा कहते हैं। भाग या पतली झिल्ली या हाइमेन द्वारा ढकी रहती है। हाइमेन के बाद एक छोटे स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं जो लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनर के द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो भाग यानी कि वाल्वा योनि के बाहर की एक सुराख होती है जिसे भाग कहते हैं। अभी देखो ये जो वेजाइना यानी कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है इसी एरिया को वेजाइना यानी कि चित्र में दिख रहा है कि वेजाइना कहते हैं। अब इसके जो सामने का देखो अंदर का जो भाग जो दिख रहा है इसे वेजाइना कहते हैं और जो फ्रंट से सामने से यहाँ पे देखो दिख रहा है इसी भाग को भाग यानी कि वाल्वा कहते हैं। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोनों चीजें समझा दी कि ये होता क्या है, दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इससे क्या होता है, स्पर्म यानी कि जो सीमेन होता है, मेल का जो पेनिस होता है या जो शिश्न होता है इसी से अंदर प्रवेश करता है और यहीं से सीमेन अंदर की तरफ में एंट्री करता है। दूसरा यहीं से जो यूरिन वे होता है यानी कि मूत्र मार्ग होता है यहीं से बना होता है, यहीं से यूरिन पास होता है। ये दो इसके मुख्य कार्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाह्य जननेंद्रियों यानी कि जो एक्सटर्नल गेनिटल्स थी उनके बारे में कि भाग के अंतर्गत बृहत भागोष्ठ जो एक बड़ा जोड़ा बालयुक्त त्वची वाला रचना होती है, ये लेबिया मजोरा के ठीक अंदर बालहीन एक जोड़ा वाला रचना होती है जिसे लेबिया माइनोरा, देखो वो मेजोरा था ये माइनोरा है, भागोष्ठ कहते हैं, जहां एक अत्यंत संवेदनशील छिद्रहीन रचना होती है। ऐसी रचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। यह रचना नर में शिश्न की समजात यानी कि समान अंग माना जाता है। अब बात किसकी कर रहे थे, तो बात कर रहे थे हम बृहत भागोष्ठ की। ठीक है, बृहत भागोष्ठ के बारे में बताया कि हाँ एक लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे एक बालहीन रचना होती है जो लेबिया माइनोरा या एक लघु भागोष्ठ कहते हैं, एक बृहत भागोष्ठ कहते हैं, जो कि भी आप इमेज में देख चुके होंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बाह्य जननेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो उनमें इनको आपको लिखना होगा। नेक्स्ट यदि बात करें तो स्किनी ग्रंथियां कही जाती हैं या छोटी ग्रंथियां होती हैं जो मूत्राशय के चारों ओर पाई जाती है और श्लेष्मा का स्राव करती है। नेक्स्ट होती है बार्थोलिन ग्रंथि। ये जोड़ीदार ग्रंथि होती है जो योनि के दोनों ओर पाई जाती हैं और योनि मुख के दोनों ओर खुलती हैं और इनसे स्रावित रस स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट होती है पेरिनियन ग्रंथि। ये एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो बार्थोलिन के पीछे स्थित होती है। इनसे स्रावित रस फेरोमोन की तरह कार्य करती है जो कि उत्तेजना करता है। नेक्स्ट होती है रेक्टल ग्रंथि। रेक्टल ग्रंथि मलाशय के दोनों ओर स्थित होती है और इसका स्राव उत्तेजना उत्पन्न करता है। तो ये कुछ बाह्य जो जननेंद्रियां थी या जनन ग्रंथियां थी जो कि जनन के समय या निषेचन के समय अपना रोल अदा करती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आप किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें तब भी, या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्तन ग्रंथियों की, क्योंकि यह बाह्य ग्रंथि में आता है, मैमल ग्लैंड्स होता है। स्तन ग्रंथि 15 से 20 संयुक्त नलिका कोष्ठ की प्रकार के ग्रंथियों द्वारा बनी 15 से 20 पालिकाओं लोब्स के समूह है और प्रत्येक पाली एक दूसरे से घनाकार संयुक्त ऊतक या वसा ऊतक द्वारा अलग रहता है। अब देख सकते हो ये पेशी वसा जो है ये दिख रहा है, ये एरिया इसी की बात कर रहे हैं। प्रत्येक पाली में एक लेक्टिफेरस नलिका होती है। इस तरीके से देख सकते हो पतली पतली जो शिराएं हैं इसी को नलिका कहते हैं। एक छिद्र द्वारा स्तन के शीर्ष भाग में खुलता है। शीर्ष भाग यानी कि यह है शीर्ष भाग, यहाँ पे खुलता है और स्तन शिशु के पोषण के लिए दुग्ध स्रावित करता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो दो तीन चीजें हैं कि स्तन ग्रंथि कितनी नलिकाएं होती हैं और कितनी पालियों में बटा होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं ओवेल्युएशन यानी कि जो अंडोत्सर्ग की, जो अभी हमने वहां पे बात की थी। तो अंडाणु यानी कि जो ओवम होते हैं, जो अंड होते हैं, जब ये परिवर्तित हो जाते हैं यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इसके साथ में यानी कि इसके बढ़ने के साथ में जो यूटेरस यानी कि गर्भाशय होता है वो भी परिवर्तित होता है, यानी कि इसमें भी थोड़ा सा विकास होता है। ये क्रियाएं हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है और अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग
कहते हैं। मेन चीज ये भी है कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है, तो मानव मादा में अंडाशय से एक अंड का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की, यानी कि जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहते हैं, एमसी कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। यह एक प्राइमेट्स का मुख्य लक्षण है और स्त्री प्रजनन काल का 12-13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है और 40 से 50 की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर के प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त एवं इसके आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है, यानी कि ब्लड और ब्लड के साथ में श्लेष्म एक तरीके से एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका स्राव होता है और यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता रहता है। इससे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव या एमसी या पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है और यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। एमिन की इसको समझिए कि कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से, यानी कि अंडाशय से, कभी लेफ्ट अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है, कभी राइट से, यानी कि बारी बारी से स्टेप वाइज चलता है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय के पश्चात अंडाणु अंडवाहिनियों में पहुंच जाता है और 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। 15 से 19 दिन तक के बीच में यह अंडवाहिनियों में रहता है। इसके बाद यदि स्त्री संभोग करे तो यह अंडाणु निषेचित होकर के गर्भाशय में चला जाता है। याद रखिए कि जब निषेचित होता है तो गर्भाशय में चला जाता है तो वहां पे एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण का निर्माण करता है, लेकिन वह निषेचित नहीं होता तो अगले ऋतुस्राव के साथ में बाहर निकल जाता है, यानी कि अगले पीरियड्स के साथ में बाहर निकल जाता है। यह प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है और इसे मेनार्की कहते हैं और अंडोत्सर्ग के पश्चात पुटक यानी कि फोकल्स जो होते हैं पीले रंग का होता है। अब पुटक को पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और पीतपिंड या कार्पल ल्यूटियम के परिवर्तन का नियंत्रण भी हार्मोन के द्वारा होता है और कार्पस ल्यूटियम द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता है। कि आई होप अब ये जो वीडियो लेक्चर था इसके माध्यम से आपको नोट्स मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम्स में लिखना है और मादा जननतंत्र में कौन कौन से अंग हैं और किस अंग का क्या काम है। मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।